गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? चलिए, नेक्स्ट क्लास जो अपना लेक्चर है नॉन एक्वस टाइट्रेशन, फिर से मैं एक बात रिपीट कर दे रहा हूं। इस चैप्टर के जब भी लेक्चर लूंगा मैं ये बात रिपीट करता रहूंगा कि टाइट्रेशन का बेसिक प्रोसेस आप लोग पढ़ लीजिएगा, वो सभी में सेम रहेगा। कुछ बातें बस हर टाइट्रेशन में डिफरेंस आएंगी, मतलब कुछ चीजें होंगी, बाद बाकी पूरी प्रोसेस हर किसी में सेम रहने वाली है। ठीक है, जैसे आज का ये नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ठीक है, नॉन एक्वस गैर जलीय यानी कि बिना वाटर के हमारे पास आज हम उन टाइट्रेशन की बात करने जा रहे हैं जहां पर हम पानी का यूज नहीं करेंगे। कहां नहीं करेंगे? जो हमारा सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मतलब जो हमारे पास हमारा एनालाइट है। उम्मीद है अब एनालाइट बोलते ही बात समझ में आ रही होगी। जो हमारा एनालाइट है वो उसको डिसॉल्व करने के लिए, है ना, हम कुछ ग्राम ले लेते थे, डिसॉल्व करते थे, फिर ऊपर से स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डालते थे। इस एनालाइट को डिसॉल्व करने के लिए हम लोग पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बस यही इसकी एक खासियत है, बाद बाकी सब कुछ सेम है। क्यों नहीं कर सकते, क्या वजह होती है, समझते हैं उसको बारी बारी से। ठीक है, तो बिना पानी का मतलब हम कुछ और चीज इस्तेमाल करेंगे डिसॉल्व करने के लिए। क्यों नहीं कर सकते पानी का इस्तेमाल? क्योंकि ये जो हमारा एनालाइट है, एक कंडीशन हो सकती है कि भाई ये पानी में सॉल्युबल नहीं है। एक कंडीशन हो सकती है कि भाई हो सकता है इनसॉल्युबल हो। एक टर्म आएगा कुछ हद तक सॉल्युबल होगा, या इसको हम कहते हैं पार्शियली सॉल्युबल हो, पूरी तरीके से नहीं घुलेगा। ठीक है, तीसरी जो कंडीशन हो सकती है कि भाई पानी के साथ मिल करके ना इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, मतलब पानी के साथ ये रिएक्ट कर जाता है और ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। हो सकता है कि इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती हो पानी के साथ। ठीक है, और तीसरी चौथी चीज जो यहां पर आएगी कि हो सकता है ये वीक एसिड हो या फिर बेस हो। अगर वीक है, ये वीक एसिड या बेस है, तो पानी में पूरी तरीके से ये डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। और अगर ये पानी में पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं हो पाएगा तो ये वाली कंडीशन बताता हूं। ठीक है, ये अभी आगे आएगी लेक्चर में कि अगर मेरे पास कोई वीक एसिड या बेस है। अब बात को समझते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं एसिटिक एसिड का, CH3COOH। ठीक है, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, उतना अच्छा वीक एसिड है। तो होगा क्या, ये मान लो पानी बहुत कम होता है, 5% 3% ऐसा डिसोसिएट होता है। अब इमेजिन कर लेते हैं कि ये जो हमने डिसॉल्व किया है, ये इसके 100 मॉलिक्यूल्स हैं। जब हमने डिसॉल्व किया तो उसके 100 मॉलिक्यूल्स थे। जब ये पानी में डिसोसिएट हुआ तो केवल और केवल H प्लस CH3COO माइनस, ये केवल ना 5% डिसॉल्व हुआ, यानी कि सिर्फ 5 आयंस ही इसके ब्रेक हुए। यानी कि यहां बचे रह गए 95 और ये 5 आ गए और ये 5 आ गए। अब सोचो हमारा जो वो है फ्लास्क है, यहां से आप लोगों को पूरा आइडिया लग जाएगा कि हमारा जो फ्लास्क है जिसके अंदर हम टाइट्रेट करेंगे, ऊपर से हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन गिरेगा, उसको कितने H+ आयन मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ 5। एक्चुअल में ये कितना है? अभी और 95 बचे हुए हैं। तो एग्जैक्ट टाइट्रेशन नहीं हो पाएगी, एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं चल पाएगा कि इसका कितना था, क्योंकि यहां ये केवल कितना दे रहा है, 5 ही आयंस दे रहा है। तो अगर प्रोसेस दिमाग में है तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि वीक एसिड वीक बेस, ये यहां पे एक टर्म इस्तेमाल होती है, पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होते हैं या डिसोसिएट नहीं होते हैं। ठीक है, नॉट फुली आयनाइज्ड, और एक टर्म आता है डिसोसिएट। तो अब हमको कुछ ऐसा सॉल्वेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा
जिसमें ये पूरी तरीके से क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो बस यही इनका कारण है। और जब हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कुछ इंडिकेटर भी हमारे चेंज हो जाते हैं। पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो कौन से सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, यही सब बातें यहां पे पढ़नी है। प्रोसेस सेम रहेगी जो स्टार्टिंग में पढ़ ली थी, ठीक है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन होगा, एनालाइट होगा, M1V1 इक्वल टू M2V2, वो पूरा सब कुछ सेम इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलिए, तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या कह रहा है? नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज अ टाइप ऑफ टाइट्रेशन वेयर द सॉल्वेंट यूज इज नॉट वाटर। जो सॉल्वेंट इस्तेमाल होगा वो पानी नहीं होगा। इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर टाइट्रेटिंग सब्सटेंस। यह यूजफुल होता है ऐसे सब्सटेंस को टाइट्रेट करने के लिए जो कि इनसॉल्युबल हो या अनस्टेबल हो, पानी में जाके अनस्टेबल हो जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, या वीकली आयनाइज हो पानी के अंदर। कंडीशन समझ में आ गई क्यों हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर दिया, यही इसकी डेफिनेशन में आ जाएगा, ठीक है। दिस टेक्निक इज कॉमनली एम्प्लॉयड इन द एनालिसिस ऑफ वीक एसिड्स और बेसिस दैट डू नॉट इजिली आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। इसको स्पेशली हम वीक एसिड और बेसिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाकर के आप लोग पढ़ोगे हमारी मैक्सिमम मेडिसिन जो दवाइयां हैं वो ज़्यादातर वीक एसिड या वीक बेसिस की फॉर्म में होती हैं। होते सब केमिकल्स ही हैं, वीक एसिड होंगे या वीक बेस होते हैं, ठीक है। बाय यूजिंग नॉन एक्वस सॉल्वेंट लाइक ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब ये एग्जाम्पल्स आ गए हैं, तो एग्जाम्पल्स जितने भी यहाँ मेंशन करूंगा बहुत जरूरी है याद रखना। ग्लेशियल एसिटिक एसिड मस्ट याद रखना है, मिथनॉल, इथनॉल, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। ये जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट समझते हो ना, जिसके अंदर हम डिजोल्व करेंगे, और अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, द टाइट्रेंट कैन मोर इजिली रिएक्ट विद द एनालाइट। इन सॉल्वेंट के अंदर जो हमारा टाइट्रेंट होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, वो ज्यादा अच्छी तरीके से रिएक्ट कर पाता है एनालाइट के साथ। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि भाई नॉन एक्वस का मतलब क्या है। हम लोग पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ये टर्म भी क्लियर है, ठीक है। अब हमको केवल क्या जानना थे, कुछ एग्जाम्पल। अभी सबके फॉर्मूले अभी हमको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल याद रखेंगे। फिर क्या कह रहा है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, द टाइट्रेशन प्रोसेस फॉलो द सेम बेसिक स्टेप एज इन एक्वस टाइट्रेशन। जो हमारे पीछे एक्वस टाइट्रेशन था या एसिड बेस्ड टाइट्रेशन था, बिल्कुल सारे स्टेप सेम है, तो वो मैंने यहां पे मेंशन नहीं किए। बट द सॉल्वेंट, केवल जो सॉल्वेंट है वो बदल जाता है। alter the behavior of the reactant influencing the reaction's progress, the reaction rate and the end point। केवल यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, हमारा सॉल्वेंट बदल रहा है, ठीक है। डेफिनेशन में आप इतना भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा, बाकी बातें आप लिखना चाहिए। फिर से कह रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा चीजें हैं ताकि समझने के लिए, एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको लिखने के लिए है, हमको नंबर्स मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नहीं, हाँ क्वेश्चन आ चुका है, लेवलिंग इफेक्ट। ये क्या चीज होती है? अभी हमने डिस्कस करी कि ये वीक है, पूरा आयनाइज हो नहीं रहा है। हम क्या चाहते हैं, समझो बात को, हम क्या चाहते हैं कि जैसे मान लो HCl है, ये पानी के अंदर अगर पानी डाल दें 100% आयनाइज हो जाता है, H प्लस Cl माइनस में। अगर यहाँ पे 100 है तो ये भी ब्रेक होने के बाद जैसे ही पानी में इसको डालेंगे, यहाँ अब ये 0 बचेगा और यहाँ पर H प्लस 100 आ जाएंगे और ये भी 100 आ जाएंगे। ब्रेक हो गया है ना। 100 जब टूटेंगे तो 100 ही H प्लस निकलेंगे, 100 ही Cl माइनस निकलेंगे। लेवलिंग, अब अगर हम यहाँ पर कोई ऐसा सॉल्वेंट इस्तेमाल कर दें, कोई एक ऐसा सॉल्वेंट इस्तेमाल कर दें जो 100% इसको क्या कर दे, डिसोसिएट कर दे, तोड़ दे, यानी कि यहां पर ये 95 भी ब्रेक होकर के यहीं आ जाए, यानी कि टोटली 100% हो जाए। अब जब 100% आ जाएगा तो हमें एग्जैक्ट CH3COH कितना है पता चल जाएगा। अब ये जो इसने एक वीक एसिड को तोड़ करके पूरा 100% करके ले आया, तो यानी कि हम कह सकते हैं ना कि इसने इसको क्या कर दिया, एक स्ट्रॉन्ग के बराबर ले आया, तो यानी कि इसको लेवल कर दिया, इसी के लेवल पे ले आया, तो दैट इज द लेवलिंग इफेक्ट, ठीक है। कौन करेगा, ये सॉल्वेंट करेगा।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर आपको एसिड बेस थ्योरी याद है तो वो ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल रहेगा। अब ये एसिड है, क्या दे रहा है H+। अगर हम यहां पर एक ऐसा सॉल्वेंट इस्तेमाल कर लें, जाहिर सी बात है क्या इस्तेमाल करेंगे, बेस इस्तेमाल करेंगे जो इसके H+ को इससे खींचे, क्या करे H+ को इससे खींचे तो इसके सारे H+ खींच के बाहर ले आएगा वो। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो दिस इज द लेवलिंग इफेक्ट, और कुछ नहीं है। लेवलिंग इफेक्ट या समतलीकरण प्रभाव, लेवलिंग इफेक्ट और सॉल्वेंट लेवलिंग, सॉल्वेंट के द्वारा जो लेवलिंग किया जा रहा है, रेफर्स टू द इफेक्ट ऑफ अ सॉल्वेंट। याद रखेंगे किसका इफेक्ट है ये, सॉल्वेंट का इफेक्ट है। किसका इफेक्ट है, सॉल्वेंट का इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन द स्ट्रेंथ, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, एसिड्स एंड बेसिस। जनरली ये स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ ऑल एसिड्स एंड बेसिस आर लेवल्ड बाय दीज सॉल्वेंट, सबकी स्ट्रेंथ लेवल्ड हो जाती है, बराबर आ जाती है। इट रेफर्स टू इंक्रीजिंग द डिसोसिएशन ऑफ कंपाउंड। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा लेवलिंग इफेक्ट का। देखो मैं फिर कह रहा हूं, चीजों को रटने पे बिलीव नहीं करता मैं, ये चैप्टर समझने वाले हैं, कुछ चैप्टर रटने वाले भी आएंगे, ठीक है ना। तो लेवलिंग इफेक्ट इसको समझ लो, जब ये अंडरस्टैंड हो जाए तो फिर अपने टर्म में, अपनी भाषा में लिख करके आप एग्जाम में आओगे, नंबर 100% मिलेंगे, रिलैक्स। और बिल्कुल ये नहीं कि सर ने जो लिखवाया है तो बिल्कुल वैसा ही रट के चले आना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है, तो ये इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट है, क्या कर दे रहा है, लेवल्ड बाय सॉल्वेंट इंक्रीज द डिसोसिएशन ऑफ कंपाउंड, तो वो 100% कहीं ना कहीं ब्रेक इट डाउन पे आ जाता है। तो हमारा टाइट्रेशन इजी होगा, एंड पॉइंट अच्छा आएगा, रिजल्ट हमारा एक्यूरेट आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं, जैसे कि कह रहा है HCl और ऑक्जेलिक एसिड का यहां पे एग्जांपल है, पानी के अंदर और अमोनिया के अंदर। HCl को पानी में डालो, ठीक है, तो HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड आयनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली, लगभग पूरा आयनाइज कर जाता है। ऑक्जेलिक एसिड इज वीक एसिड एंड आयनाइज ओनली पार्शियली, कुछ हद तक ही आयनाइज करता है। तो अगर हम पानी में डिसॉल्व करके ऑक्जेलिक एसिड का टाइट्रेशन करते हैं तो रिजल्ट हमारे सही नहीं आएंगे। देयरफॉर इन वाटर HCl अपीयर मच स्ट्रॉन्गर देन ऑक्जेलिक एसिड, पानी के अंदर HCl जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ता है ऑक्जेलिक एसिड के कंपैरिजन, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड उतना अच्छा डिसोसिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता बता दूं मैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, और जो वीक होते हैं वो 100% नहीं होते हैं, पीछे ही बताया था मैंने। लेकिन वहीं पर अगर हम लिक्विड अमोनिया का इस्तेमाल कर लें तो क्या होगा, एज अ बेसिक सॉल्वेंट इट इंक्रीजेज द आयनाइजेशन ऑफ एसिडिक सब्सटेंसेस, जो एसिडिक सब्सटेंस है उनका आयनाइजेशन इंक्रीज करता है। एसिड ट्रांसफर कर देते हैं अपने प्रोटॉन को टू अमोनिया एंड फॉर्म अमोनियम आयन, मैंने कहा ना वो H+ दे देगा अमोनिया को। ठीक है, दिस एसिडिक सब्सटेंस आर देयरफॉर कन्वर्टेड इनटू द सेम सॉल्वेंट सिस्टम एसिड अमोनियम आयन, causing their acidic strength to become more similar। इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो लगभग इसी के बराबर, यानी कि 100% आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यही है लेवलिंग इफेक्ट, सॉल्वेंट के द्वारा करवाते हैं। क्यों करवाते हैं उसका रीजन भी बता चुका हूं, अभी पढ़ते हैं उसको। क्या यूज है इसका, हमको सबसे पहले क्या करवाना है, आयनाइजेशन को इंक्रीज करवाना है। जब 100% आयनाइज होगा तो हमारे पास एग्जैक्ट कंसंट्रेशन, जो सांद्रता हम लोग पता कर रहे हैं, वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता चल पाएगी। ठीक है, अगर H+5 ही आएंगे तो हमें एग्जैक्ट ये कितना है पता ही नहीं चल पाएगा, इसके कितने मॉलिक्यूल है। जब पूरे आ जाएंगे तो ऊपर से टाइट्रेंट आएगा, वो भी उतने 100 ही H+ को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता चल पाएगी। टू ऑब्टेन अ शार्प पॉइंट, पॉइंट काफी शार्प आता है, मतलब एंड पॉइंट एकदम क्लियर आता है। इंक्रीज आयनाइजेशन प्रोड्यूस ए क्लियरर रिएक्शन एंड हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग अ शार्प एंड एक्यूरेट एंड पॉइंट। इसमें जो एंड पॉइंट होता है शार्प आता है, जैसे कि अपना स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। अगर हम इसको लेवलिंग, इसको सॉल्वेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो एंड पॉइंट आता है जाता है, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा रहता है। ठीक है, क्योंकि आयंस बहुत कम रहते हैं। टू टाइट्रेट वीक एसिड और वीक बेस, जो वीक एसिड है वीक बेस है उनको टाइट्रेट करने के लिए, क्योंकि वो पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होता है। इन एक्वस टाइट्रेशन या
in non-aqueous titration, a suitable solvent can make weak acid or weak base behave more strongly. Non-aqueous titration में जो weak acid और bases होते हैं वो ज़्यादा strongly behave करते हैं, यानी कि 100% ionization की तरफ जाते हैं, and therefore allows their accurate estimation. क्लियर है बातें? मैं फिर से कह रहा हूँ, फर्स्ट डे जो मेरा पहला लेक्चर था, बल्कि 2 लेक्चर थे, वो दूसरे में बेसिक बातें और थी, जो पहला लेक्चर था जिसमें बेसिक बातें थी सारी, ठीक है। उसके बाद एसिड बेस टाइट्रेशन भी आया, तो वो दिमाग में प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है ताकि सारे कॉन्सेप्ट हमारे अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि वीक बेस, जैसे कि अल्कोलॉइड है, हमें इसका टाइट्रेशन करना है। इसको टाइट्रेट करने के लिए हमें नॉन एक्वस सॉल्वेंट जैसे कि ग्लाइसियल एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जहां पर उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, ठीक है। अल्कोलॉइड की बेसिक प्रॉपर्टीज इनहेंस होती हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छे से ब्रेक करता है और इसका टाइट्रेशन के रिजल्ट अच्छे आते हैं, मतलब एक्यूरेट आते हैं, ठीक है। लेवलिंग इफेक्ट क्लियर है, लेवलिंग इफेक्ट। नेक्स्ट आगे आते हैं। अब इसमें केवल हमें क्या समझना है, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अब सॉल्वेंट के प्रकार हैं यहाँ पे हमारे पास, वो समझते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर हमने एग्जाम्पल देख लिए थे, तो सॉल्वेंट की कुछ कैटेगरी बनाई गई है, जो अगर हम मोटा मोटा देखें तो इसको 4 कैटेगरी में सॉल्वेंट को तोड़ा गया है। कैसे, आओ देखते हैं। सबसे पहले है ए प्रोटिक सॉल्वेंट। देखो, प्रोटिक मतलब प्रोटॉन और आगे ए लग गया, यानी कि ऐसा सॉल्वेंट जो अपने अंदर से H+ को नहीं निकालेगा, यानी कि सिंपल सॉल्यूशन की तरह, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, केवल घोलने का काम करेगा। किसका काम करेगा? डिसॉल्व करने का। उसके अलावा ये कोई और काम नहीं करेगा। ए प्रोटिक सॉल्वेंट डू नॉट डोनेट प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन नहीं देता है, एंड हैव नो एसिडिक हाइड्रोजन, इसमें किसी प्रकार का एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है। दे आर केमिकली इनर्ट, रिएक्ट नहीं करते हैं ये सॉल्यूट से, इनर्ट होते हैं। एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन एसिड बेस रिएक्शन, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। फिर इनका काम क्या है? मैंने कहा ना, हो सकता है कि हमारा सॉल्यूट पानी में डिसॉल्व ही ना हो रहा हो, तो ये वाले सॉल्वेंट केवल डिसॉल्व करने के लिए, उसे डाइल्यूट करने के लिए होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी? ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। डू नॉट इनहेंस द एसिडिटी और बेसिसिटी, ये एसिडिटी और बेसिसिटी में किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। हो सकता है और एसिड मेरा स्ट्रांग ही हो या बेस मेरा स्ट्रांग ही हो, लेकिन पानी में नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो रिएक्ट कर जाता है पानी के साथ, ठीक है। क्लियर है? देन ऑफन यूज्ड फॉर डिसॉल्विंग नॉन पोलर और वीकली पोलर कंपाउंड्स, स्पेशली किसके लिए? नॉन पोलर, जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, स्पेशली उनके लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो जो पोलर है वो पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे, जो वीकली पोलर है यानी पानी में कम डिसॉल्व होते हैं, तो हम उसके लिए कोई दूसरा सॉल्वेंट इस्तेमाल कर लेंगे। तो मेन फंक्शन क्या आ गया? टू डाइल्यूट, ठीक है, मिश्रण को तनु करना है ना, डाइल्यूट करने के लिए। द रिएक्शन मिक्सचर, एक तरह से उसको डिसॉल्व करने के लिए हम लोग इसका क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसमें एग्जाम्पल है, आप कोई भी 1 या 2 इस्तेमाल कर सकते हो। एसीटोनाइट्राइल है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड है, DMSO, ये फुल फॉर्म शायद किसी में पूछा गया है। कार्बन टेट्राक्लोराइड है और बेंजीन है, ठीक है। कॉमन से एग्जाम्पल है, यहाँ पे कहीं भी आपको H+ निकलता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो पहला जो सॉल्वेंट था वो ए प्रोटिक है, किसी प्रकार का H+ अपने अंदर से नहीं निकाल रहा। इसका यूज सुटेबल फॉर टाइट्रेटिंग वेरी वीक एसिड्स एंड बेस, उनको टाइट्रेट करने के लिए कॉमनली यूज्ड इन रिडॉक्स एंड प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। जो रिडॉक्स और प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हम पढ़ेंगे आगे, उनमें इसका इस्तेमाल होता है। देन है प्रोटिक सॉल्वेंट या प्रोटोजेनिक, जेनिक मतलब जनरेट करने वाला, ठीक है। इसी को हम डिसोसिएटिव सॉल्वेंट भी कह रहे हैं, जो टूटेगा। प्रोटिक सॉल्वेंट कैन डोनेट प्रोटॉन, ये प्रोटॉन देते हैं, एंड हैव एसिडिक हाइड्रोजन एटम, इनके पास H+ है तो एसिडिक हाइड्रोजन एटम है। दे पार्टिसिपेट इन एसिड बेस रिएक्शन, ये पार्टिसिपेट करते हैं उस रिएक्शन में, ठीक है, और इनहेंस करते हैं बेसिसिटी ऑफ द सॉल्यूट। जो मेरा वीक बेस होता है सॉल्यूट, उसकी बेसिसिटी को इनहेंस करते हैं, बढ़ावा देते हैं, बढ़ाते हैं। केमिकल नेचर कैसा है? प्रोटोजेनिक है, यानी कि एसिडिक होता है। ये एसिडिटी इज ग्रेटर देन वाटर, इसकी जो एसिडिटी है पानी से ज्यादा होती है।
पानी एम्फोटेरिक होता है, वो H+OH दोनों निकालता है, बट उतना ज्यादा एसिडिक नहीं है कि ये बेसिसिटी बढ़ा सके, तो पानी से ज्यादा एसिडिक है। इनहेंस द आयनाइजेशन ऑफ वीक बेसिस, क्योंकि ये खुद एसिडिक है तो वीक बेस को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस में कन्वर्ट करेगा, यानी कि उसको तोड़ेगा। इंप्रूव द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ वीक बेस बिकॉज देयर प्रोटॉन डोनेटिंग कैपेसिटी इज वेरी हाई, दे शो लेवलिंग एक्शन ऑन वीक बेस। इनकी जो प्रोटॉन डोनेटिंग कैपेसिटी काफी हाई होती है, बहुत तेजी से प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, तो ये लेवलिंग एक्शन दिखाते हैं बहुत तेजी से, ठीक है, वीक बेस के ऊपर। सिंपल कहानी, अगर लेवलिंग इफेक्ट क्लियर हो गया कि लेवलिंग इफेक्ट कहते किसे हैं और वीक बेस है तो हमको एक एसिडिक सॉल्यूशन चाहिए होगा, वीक एसिड है तो हमें एक बेसिक सॉल्यूशन चाहिए होगा। इसमें बड़ा अच्छा एग्जांपल है ग्लेशियल एसिडिक एसिड या एसिडिक एसिड, ठीक है। देन इसमें मिथनॉल, इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल, देखो हर जगह से हमको OH निकलता हुआ, हाँ ठीक है, मिथनॉल, इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल और फॉर्मिक एसिड, ठीक है, हमें यहां पर H+ निकलता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। प्रोटिक आ गया और यूज क्या है, यूज है इसका वीक बेस लाइक अमीन्स, उनके लिए, उनको टाइट्रेट करने के लिए। देन आता है प्रोटो, देखो ये ध्यान रखना, यहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। प्रोटोजेनिक है, जनरेट करने वाला, एंड दिस इज द प्रोटोफिलिक, यानी कि प्रोटॉन लवर, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। जो जनरेट करता है H+, वो क्या कहलाते हैं, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से H+ जो डोनेट करेगा और H+ जो एक्सेप्ट करेगा, याद है। तो इसीलिए एसिड बेस थ्योरी बताई गई थी कि जब ये टर्म्स आए कि कोई H+ को एक्सेप्ट कर रहा है तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए, अरे ये तो बेस है, जो डोनेट कर रहा है अरे ये तो एसिड है, ठीक है ना, कोई चीज बेकार नहीं है। जब बेस क्लियर होगा तो चीजें फटाफट दिमाग में आएंगी। तो प्रोटोफिलिक है, ठीक है, ये भी ब्रेक कर रहा है, वो कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा क्या कहलाते हैं, बेस। दे पार्टिसिपेट इन एसिड बेस रिएक्शन, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि रिएक्ट कर रहे हैं। एंड इनहेंस द एसिडिटी ऑफ ए सॉल्यूट, क्योंकि सामने जो वीक एसिड है उससे खींच ले रहे हैं H+ को, तो वो 100% डिसोसिएशन की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल नेचर प्रोटोफिलिक होते हैं ये, बेसिसिटी पानी से ज्यादा होगी, इनहेंस द आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड्स एंड इंप्रूव द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड, ठीक है। उसका आयनाइजेशन ब्रेकडाउन को इंक्रीज करेंगे और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। बिकॉज देयर प्रोटॉन एक्सेप्टिंग कैपेसिटी इज वेरी हाई, दे शो लेवलिंग एक्शन ऑन वीक एसिड। प्रोटॉन एक्सेप्टिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए लेवलिंग एक्शन किस पे दिखाते हैं, वीक एसिड के ऊपर दिखाते हैं। ये इसके एग्जांपल है, DMF, ये याद कर लीजिएगा, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, देन लिक्विड अमोनिया, ईथर, अमाइंस, कीटोन्स, ठीक है। अब सब में ऑलमोस्ट सेम है, डेफिनेशन याद रखो। ये एम्फी आ गया, एम्फी जो मैंने पहले बताया था दोनों ही तरीके से बिहेव करेगा। एम्फी वर्ड का मतलब होता है बोथ, ठीक है। कैन बोथ डोनेट एंड एक्सेप्ट प्रोटॉन, कैन दे बिहेव बोथ एसिड एंड बेस, डिपेंड कर रहा है, करेगा कि सामने वाला सोल्यूट कैसा है उसके सामने, ठीक है ना, उसके हिसाब से बिहेव कर देगा ये। कैरेक्टरिस्टिक, ये सेल्फ आयनाइज, खुद से ही आयनाइज हो जाता है। इनहेंस द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ सॉल्यूट डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से या तो एसिडिटी या बेसिसिटी सामने वाले कंपाउंड की बढ़ाएगा, डिपेंड करेगा रिएक्शन कैसी है। इसमें एग्जांपल एक पानी भी है, बट साफ साफ लिखा हुआ आगे, नॉन एक्वस में पानी लिख के नहीं आओगे, लेकिन एम्फी उसकी बात हो रही है, एम्फी प्रोटिक की, तो उसमें उसकी वजह से एग्जांपल दे दिया। दो वाटर इज नॉट यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस में इस्तेमाल नहीं होता है, इट इज अ मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ एन एम्फी प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। ये दे दिया क्योंकि ये आपका MCQ आ सकता है, लेकिन ये नॉन एक्वस में इस्तेमाल नहीं होता है। उसके बाद अमोनिया है, मिथनॉल है और इथेनॉल है, ठीक है। यूज फॉर टाइट्रेटिंग कंपाउंड दैट रिक्वायर सॉल्वेंट विद बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी, जब हमें ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जिसके पास एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों होनी चाहिए, तब हम इस सॉल्वेंट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो चार हमारे पास थे, ठीक है, तो हम लोग किसी सॉल्वेंट का सिलेक्शन किस आधार पे करेंगे कि भाई हमें इसके लिए सॉल्वेंट चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सॉल्युबिलिटी, कि मेरा जो सॉल्यूट है उसके अंदर सॉल्युबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। केमिकल इनर्टनेस, जो सॉल्वेंट है शुड नॉट रिएक्ट विद द एनालाइट और टाइट्रेंट, टाइट्रेंट के साथ या एनालाइट के साथ केमिकल रिएक्शन
ना कर जाए। इनहेंसिंग इफेक्ट, ठीक है, द सॉल्वेंट शुड इनहेंस द एसिडिटी और बेसिसिटी। देखो एसिडिटी और बेसिसिटी बढ़ाएगा, वो एक खींच रहा है प्रोटॉन को, ठीक है ना, वो अलग केमिकल रिएक्शन में काउंट होगा, लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शन मतलब कुछ उसके साथ रिएक्ट करके कुछ नया ही कंपाउंड ना बना दे, वो चीज यहां बोली जा रही है केमिकल इनर्टनेस। तो कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। उसका एनहांसिंग इफेक्ट होना चाहिए, एसिडिटी या बेसिसिटी को बढ़ाना चाहिए। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होती है ये? हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज प्रिफर्ड फॉर बेटर आयनाइजेशन ऑफ सॉल्यूट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो कहीं ना कहीं जैसे सबसे ज्यादा पानी का होता है 80, यानी कि ऐसा सॉल्वेंट जो सॉल्यूट को ब्रेक कर दे, उसकी सॉल्यूट को जो तोड़ने की क्षमता है, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो तोड़ेगा कैसे? या तो उसे आयनाइज करवाएगा और या उसके बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो यहां पे हम आयनाइजेशन की बात कर रहे हैं। हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज प्रिफर्ड फॉर बेटर आयनाइजेशन। जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना अच्छा सॉल्यूट हमारा आयनाइज कर जाएगा, ठीक है। सेफ्टी एंड कॉस्ट भी देखी जाती है। सॉल्वेंट सेफ होना चाहिए और भाई कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत ऐसा केमिकल ले रहे हैं जो जरा सा भी रिएक्ट कर जाए, जल जाता है, कुछ हो जाता है, या बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो वो भी हमें देखना पड़ता है। उसके हिसाब से हम लोग अपना क्या है सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाते हैं, ठीक है। क्लियर है बातें यहाँ तक? अब ये इंडिकेटर्स सारे याद नहीं करने इंडिकेटर, ठीक है, कि जब हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन करते हैं तो आप केवल कुछ एक आध एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, पूरा डिटेल में अभी नहीं जाना। फिर कह रहा हूं मैं, ये डिटेलिंग इसलिए है, एक साथ ही नोट्स बन गए हैं। अगर कल को एग्जिट एग्जाम लगता है जा करके, आज से 2 साल बाद जा करके, या कोई बच्चा किसकी तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, फिर आप पूरा इसको याद करेंगे कि भाई क्रिस्टल वॉयलेट वीक एसिड जब कराते हैं, वीक एसिड का टाइट्रेशन होता है, ठीक है ना। सॉल्यूट हमारा क्या है, वीक एसिड, उसमें क्रिस्टल वॉयलेट का इस्तेमाल होता है। एटलीस्ट ये 2 चीजें याद करेंगे। कलर क्या चेंज आता है, ये कलर चेंज के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, नॉर्मल एग्जाम में नहीं आते, बट जो आपके फार्मासिस्ट वाले एग्जाम होते हैं उनमें आ जाते हैं। फिर एप्लीकेशन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद कर सकते हो साथ में। तो क्रिस्टल वॉयलेट वीक एसिड के केस में, ऑरासेट ब्लू टाइट्रेशन ऑफ वीक ऑर्गेनिक एसिड, ये भी वीक ऑर्गेनिक एसिड के केस में है, ठीक है। थाइमोल ब्लू वाइड पीएच रेंज टाइट्रेशन, जहां पे पीएच की रेंज काफी बड़ी होती है। अब ये थोड़ा सा पढ़ने वाला आ जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये रेड कलर दे रखा है तो इसमें अभी सारा याद नहीं करना है। आप जैसे क्रिस्टल वॉयलेट यहाँ याद कर लिया, किसका टाइट्रेशन, एक वीक एसिड के लिए हो जाएगा, और एक मिथाइल रेड याद कर लीजिएगा वीक बेस के लिए। बस फिलहाल आप इतना याद कीजिएगा, ठीक है। टेबल जब काम आएगी बाद में तब बताऊंगा, फिलहाल आप 2 याद कीजिएगा, ओके। चलिए, और इनके साथ ये भी याद कर लीजिएगा कलर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब एडवांटेज, भाई क्या एडवांटेज, अब एडवांटेज भी हमको समझ में आ रहे हैं, सामने सामने दिख ही रहे हैं। ये क्या करता है, एबिलिटी टू टाइट्रेट वीक एसिड एंड बेस। जो वीक एसिड और बेस है, जिनको हम पानी के साथ टाइट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम इजिली नॉन एक्वस सॉल्वेंट में टाइट्रेट कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड सॉल्युबिलिटी, अगर किसी की सॉल्युबिलिटी कम है तो हम एप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करके सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करा सकते हैं, ठीक है। शार्प एंड पॉइंट, जैसे मैंने बताया कि अगर बहुत ही कम आयंस होंगे तो एंड पॉइंट उतना शार्प नहीं आता है, तो हमारे एंड पॉइंट क्या आता है, शार्प आता है, एकदम क्लियर। ड्रॉप आएगा तो कलर रह जाएगा, ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग रीड करेंगे, कोई डाउट आएगा तो मुझे बताना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा क्लास के अंदर, ठीक है ना। हाइड्रोलिसिस वाला भी मैंने बताया था, यानी कि पानी के साथ उसका रिएक्शन। कुछ कंपाउंड क्या करते हैं, रिएक्ट विद वाटर इन एक्वस सॉल्यूशन लीडिंग टू इनएक्यूरेट रिजल्ट। अब वो पानी के साथ अगर रिएक्ट कर गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो जैसे अभी हम पीछे यही कर रहे थे CH3COH, अगर ये मान लो पानी के साथ रिएक्ट कर गया तो भाई इसके मान लो 100 मॉलिक्यूल थे, ठीक है, 100 में से 50 मॉलिक्यूल पानी से रिएक्ट करके कुछ और बना ले गए, तो हमको कितने बचे रह जाएंगे, 50। तो एग्जैक्ट इसका अमाउंट कितना वो हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो रिएक्ट विद वाटर इन एक्वस सॉल्यूशन लीडिंग टू इनएक्यूरेट रिजल्ट, इसकी वजह से क्या है, इनएक्यूरेट रिजल्ट आ जाता है अगर वो पानी से रिएक्ट कर जाएंगे। ये इसका एडवांटेज है, इसलिए हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एग्जांपल दे दिया, ईस्टर्स एंड एनहाइड्रेट्स कैन बी टाइट्रेटेड इन नॉन एक्वस मीडिया विदाउट हाइड्रोलिसिस। ईस्टर्स और एनहाइड्राइड्स जो होते हैं ये पानी से रिएक्ट कर जाते हैं, तो उसका इस्तेमाल हम लोग इसमें करते हैं। एग्जाम्पल आ जाएंगे अच्छे आपके पास, अल्कोलाइड का एग्जाम्पल था, अल्कोलाइड आ गए, ईस्टर्स आ गए, एनहाइड्राइड्स आ गए।
वर्सेटैलिटी यानी कि बहुमुखी, बहुत सारे काम में इस्तेमाल आता है, जैसे कि वीक एसिड वीक बेस के काम में आ जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कर लेंगे, फार्मास्यूटिकल्स जितने भी हमारे वहाँ पे वीक एसिड वीक बेस ही होते ज़्यादातर, पॉलीमर्स एंड सर्फेक्टेंट का भी जब टाइट्रेशन करना होता है तो हम लोग उसका ही इस्तेमाल कर लेते हैं। टाइट्रेशन का मतलब हम अननोन कंपाउंड का कंसंट्रेशन पता लगा रहे हैं, ठीक है। तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ एनालाइट के लिए इस्तेमाल में होता है, एक ये भी इसका एडवांटेज है। ओके, सुटेबल फॉर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो हमने अभी देख ही लिया, जो कई सारे ड्रग्स और जो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स होते हैं वो वीक एसिड्स और वीक बेस होते हैं। अगर वीक है तो हमें नॉन एक्वस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ठीक है। एनालिसिस ऑफ वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड्स, वो हाइड्रोलिसिस वाला आ गया। अच्छा, ये दोनों अलग अलग हैं, इसमें कंफ्यूज मत करना। यहाँ था कि पानी के साथ मिलकर रिएक्शन कर रहा है, और यहाँ है जो पानी में घुल ही नहीं रहा, रिएक्शन तो बात की बात है, ठीक है। तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन है आइडियल फॉर एनालाइजिंग कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स को एनालाइज करने के लिए जो पानी में इनसॉल्युबल हैं, तो उसका टाइट्रेशन काफी आसान हो जाता है। जैसे कि ऑयल्स, फैट्स, वैक्सेस, ये एग्जांपल डाल दोगे आप, पानी में घुलते तो है नहीं और इनका हमें क्या करना है, टाइट्रेशन करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नॉन एक्वस टाइट्रेशन का यूज करना पड़ेगा। वाइड रेंज ऑफ सॉल्वेंट, नॉन एक्वस टाइट्रेशन में सॉल्वेंट की रेंज है वो बहुत बड़ी है हमारे पास, ये इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है हमारे पास, ठीक है। जैसे कि एसिटिक एसिड, एस्टोनाइट्राइल, हमने पीछे बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं, मिथनॉल, डीएमएफ कैन बी यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एनालाइट। तो इतनी बड़ी रेंज है कि हमें कैसा एनालाइट है उसके हिसाब से हमें अपना सॉल्वेंट मिल जाता है, तो ये इसका काफी अच्छा एडवांटेज है इसका। क्लियर है? ओके, अब इसमें एक पॉइंट और आता है, अल्कालीमेट्री और एसिडिमेट्री, ठीक है। जो हम लोग टाइट्रेशन कर रहे हैं ना, उसको दो पार्ट में तोड़ दिया गया है, एक है एसिडिमेट्री और एक है अल्कालीमेट्री, एसिड बेस के केस में। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, एसिडिमेट्री का मतलब बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। एसिडिमेट्री में हम लोग एसिड का यूज करते हैं एज अ टाइट्रेट, यानी कि पता किसका लगा रहे हैं, एस्टिमेशन ऑफ बेसिक ड्रग्स। एसिडिमेट्री में बेसिक ड्रग्स का पता लगाते हैं, अल्कालीमेट्री में एसिडिक ड्रग का पता लगाते हैं। ये थोड़ा सा कई बार बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर अगर कंफ्यूज हो जाओ तो फिर बता देना, फिर और डिटेल में इसे क्लियर कर दूंगा, फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो। टाइट्रेट ऑब्वियस ही बात है, जब बेसिक का पता लगा रहे हैं, टाइट्रेट हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। यहाँ पे हम एसिड ड्रग का पता लगा रहे हैं तो टाइट्रेट हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सॉल्वेंट क्या होगा, यूज टू डिजोल्व एनालाइट आर प्रोटोजेनिक, बेसिक ड्रग है तो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट होना चाहिए। यहाँ पे एसिडिक ड्रग है तो प्रोटोफिलिक नेचर का होना चाहिए अगर वीक है, ठीक है ना। अगर हमारे पास यहाँ पे जो बेसिक ड्रग वीक है तो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करेंगे, एसिडिक ड्रग वीक है तो प्रोटोफिलिक का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल दे दोगे, पीछे वाले एग्जाम्पल यहाँ जाएंगे। इंडिकेटर, एसिडिक के लिए क्या था, क्रिस्टल वॉयलेट, और बेसिक के लिए क्या था, थाइमोल ब्लू। अब कौन कौन से ड्रग्स हैं जो इसके थ्रू पता लगाते हैं हम लोग, एफेड्रीन है, ठीक है, मॉर्फिन है, दो याद कर लोगे चल जाएगा, एसाइक्लोवीर है, एड्रेनालीन है, कैफीन है। और इसमें हम कौन कौन से पता लगा रहे हैं, नैलिडिक्सिक एसिड है, एसिटाजोलामाइड है, फ्लोरोयूरासिल है, एलोपिरिनॉल है। तो एक एक एग्जांपल हो जाएगा। तो ये आई थिंक यहाँ पर 1 2 3 4 5, और ये जो डिफरेंस है ये अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो रेडी रहना इस चीज के लिए। अल्कालीमेट्री और एसिडिमेट्री का डिफरेंस पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन एसिडिमेट्री, तो आप केवल ये 5 पॉइंट लिख के आएंगे, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, इस पॉइंट्स में डाल देना आपको, ठीक है। और नॉन एक्वस टाइट्रेशन का वो कहता है कि प्रोसेस को क्या करो, आप एक्सप्लेन करो, तो पूरी प्रोसेस लिखते चले जाओगे। जब सॉल्वेंट की बारी आएगी तो कुछ एग्जांपल जो पढ़े हमने वो दे दोगे, सॉल्यूट की बारी आएगी तो वो एग्जांपल दे दोगे। इंडिकेटर को एक्सप्लेन करोगे तो जो हमने इंडिकेटर यहाँ पढ़े हैं वो एग्जांपल में दे दोगे। बस इतना काम करना है, प्रोसेस पूरी वही रहने वाली है जो हमने पहले पढ़ रखी है। क्लियर है बातें, ठीक है। तो देखो मैं जैसा बोल चुका हूं कि प्रोसेस हमारी सेम रहेगी, बस हर टाइट्रेशन में यही कुछ 2-4 बातें अलग होंगी, ठीक है। तो वही बस 2-4 बातें हमें समझनी है कि इसका नाम ऐसा क्यों है, प्रोसेस सब में सेम रहने वाली है, इसका नाम ऐसा क्यों है। इंडिकेटर अलग हो जाएंगे, बाद बाकी प्रोसेस सब में सेम रहने वाली है। तो बिल्कुल प्रोसेस को दिमाग में सेट कर लो, और हर टाइट्रेशन का बेसिक फंडा क्या है, क्यों उसको ऐसा बोला जा रहा है, वो दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। चैप्टर आसान हो जाएगा और
ये चैप्टर जैसे मैंने कहा 8 से 10 नंबर का रहता है, अच्छा स्कोर खींचेगा आपके लिए। ओके, चलिए मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक इसको पढ़ लो, रिवाइज करो। ओके, गुड नाइट।